कहते हैं कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानियां हैं। उनके ज़ाती बिजनेस के बारे में क्या रेलेवेंस है और इसका उनसे क्या ताल्लुक है, मैं तो नहीं जानती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सद हज़ार शुक्र पाक परवरदिगार आलम का कि तहरीक इंसाफ ने मुझे एक ज़रा इत्मीनान मुहैया किया है और आज मैं अपोजिशन के बारे में भी बात करने के काबिल हुआ हूँ। वरना अल्लाह का शुक्र है, कभी वज़ीर आज़म और कभी उनके अनमोल रतन अपनी हरकतों से मेरी तवज्जो पाने में कामयाब हो ही जाया करते थे। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। मरियम नवाज़ साहिबा, उनको अल्लाह मियाँ बिलाखिर याद आ गए हैं। यहाँ मुझे कुमार सानू का वो गाना याद आ रहा है, देर लगी आने में तुमको शुक्र फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका न जाने देने की कसम खा रखी है। सानह मरी को उन्होंने अपनी तबाह आजमाई का ज़रिया बनाया है। वज़ीर आज़म से सवाल जवाब फरमाया है। कहती हैं कि खान साहब अल्लाह से डर नहीं लगता। मज़ीद फरमाया कि मरी में अमवात हुकूमती गफलत का नतीजा है। मरियम नवाज़ का ये बयान सही है या नहीं, इसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, ये तो जाहिर है कि मेरे मेहमानों का डिस्क्रेशन है। लेकिन यहाँ ये देख करके मुझे अजीब सा लगा कि एक सानहा होता है और उस पर भी हमारे ज़ुअमा जो हैं, हमारे सियासतदान जो हैं, वो तबाह आजमाई करने से बाज नहीं आते। मरियम नवाज़ की याददाश्त के लिए मैं उनको उनके वालिद साहब के दौरे इक़्तिदार की एक वारदात, उसकी जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। उनके वालिद साहब, उनके दौर में कराची के शहरियों पर हीट स्ट्रोक की आफत आई थी। हीट स्ट्रोक में 5000 से ज़ायद और एक राय के मुताबिक 4000 से ज़ायद इंसानी जानें यहीं कराची में, इसी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में चली गई थी। बिजली नहीं मुयस्सर थी, पानी मुयस्सर नहीं था कि इलेक्ट्रिक ने हमारी ज़िंदगियां अजाब में डाल रखी थी। और हमारा उस वक्त का मुंतखब वज़ीर आज़म, जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मरियम नवाज़ साहिबा के पप्पा जानी थे, वो मदीना मुनव्वरा में नवाफिल पढ़ रहे थे। कोई एक लीडर उस वक्त, मैं बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, इस पर कोई मुझे चैलेंज इंशाअल्लाह ताला नहीं करेगा, मैं बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भी मैंने इन मामलात को अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया था। उस वक्त भी मैंने इस पर राइट अप्स लिखे थे। सिराजुल हक साहब समेत, जब मैं सिराजुल हक की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने तमाम लोगों की बात कर ली। कोई एक रहनुमा उस वक्त पाकिस्तानी सॉइल पर, सरजमीन पर मौजूद न था। मदीना मुनव्वरा में अपने गुनाह बख्शवा रहे थे नवाज शरीफ साहब, और उनकी नाक के नीचे उनकी रियाया यहाँ एक एक करके दम दे रही थी। इंसानी लाशों को दफन होने के लिए ज़मीन मुयस्सर न थी। एक एक कब्र के 50-50 हज़ार रुपए यहीं कराची में लोग दे रहे थे। लेकिन उस वक्त का वायसराय या उस वक्त का नीरू मदीना मुनव्वरा में नवाफिल पढ़ रहा था। मरियम नवाज़ को देर से अल्लाह मियां याद आए। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने एक और मरतबा तबले जंग बजाया है। बिलावल साहब ने फरमाया है कि इमरान खान हुकूमत एक दिन के लिए भी मजीद बर्दाश्त नहीं। ये मनादी, ये ऐलान बगावत कुछ सुना सुना सा लगता है, नहीं? एक मरतबा पहले भी बिलावल साहब जज्बाती हुए थे और उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया था कि लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। लात भी वही है और हुकूमत भी वही है, बिलावल भी वही है, मेरा सवाल भी वही है। आज तक हुकूमत न गिरी और अब अचानक इतनी अथॉरिटी से बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि मज़ीद एक दिन के लिए, तो क्या कोई इशारा अंपायर वगैरह का हुआ है? अचानक से इतना कॉन्फिडेंस बिलावल के लहजे में क्यों कर दर आया है? भाई ये इमरान खान है, इन्हें बिलावल नहीं कहते। बिलावल साहब ने मजीद फरमाया कि कारकुनान असम्बलियों के उम्मीदवार फाइनल कर लें, हुकूमत जा रही है। पूछना यह था कि बिलावल साहब, कारकुनान को ये इख्तियार आपने कब से दे दिया? ये इख्तियार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, सरमाएदारों को, जागीरदारों को, वडेरों को मतलब हमेशा से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से मुयस्सर है। तो कारकुनान का कंधा इस्तेमाल करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का क्या मतलब? मजीद फरमाते हैं कि अवाम 27 फरवरी को घर से बाहर निकलें।
पीपल्स पार्टी को किसी भी सिग्नल की तरदीद अपने तौर पर फरमाते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म से अपने ज़राए आमदन बताने की फरमाइश भी की है। मैं साथ साथ बिलावल साहब से ये पूछ लूँ कि किस खुशी में आपने 5 लाख रुपए का जो है वो टैक्स भरा है FBR के ज़राए के मुताबिक। वो करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद, वो जो मोहतरमा आंसा मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उसके बाद फिर अब इनका मुक़द्दर है, उस पर क्या सिर्फ 5 लाख रुपए का टैक्स बनता था? इस पर बात करेंगे अपने मेहमान से। और अब आखिर में मेरे मसीहा पाकिस्तान के हैंडसम वज़ीर आज़म, उनकी नज़र उतारते चलते हैं। कहते हैं कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानियाँ हैं। वज़ीर आज़म साहब, एक कमरे में इंसान अगर बंद रहे बहुत अरसे तक तो उसके साथ ये होता है। आप ठीक कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोग्राम उस किस्म का नहीं है, इसलिए ये बात हम हज़म कर नहीं सकते। आपकी माशी कामयाबियों की दास्तान में एक वो हज़रत भी हैं जो इनको आप स्टेट बैंक का गवर्नर बना करके IMF से उधार मांग करके लाए हैं, और वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, जिस पर आपके अनमोल रतन ऊल जलूल ऑल फॉल किस्म की बातें करके हमारा खून जलाते हैं कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फ़ायदा होता है। आप अपनी या तो करीब की दूर की नज़र चेक कराएं और या तो अपना तकरीर नवीस कोई अच्छा सा प्रोफेशनल सा मुकर्रर कर लें ताकि इस किस्म के भंड से अवॉइड किया जा सके। मज़ीद फरमाते हैं, लिस्टेड बिजनेसेस के मुनाफे में इजाफा जाहिर करता है कि हमारी मईशत फल फूल रही है। सर, मईशत का तो नहीं पता, लेकिन आपका अकाउंट खासा फल फूल रहा है। आपने जो अपने ज़राए ज़ाहिर किए हैं और जो टैक्स आपने भरा है माशाल्लाह, वो ये जाहिर करता है कि मुल्क में चाहे तमाम कारोबार डूब जाएं, लेकिन जिस सनत का इफ्तिताह आपके कांधों पर, आपके हाथों से हुआ है, मतलब आपका ज़ाती तौर पर कोई कारोबार नहीं है, आपका ज़ाती तौर पर बज़ाहिर कोई कारोबार नहीं है, और मैं इस बात को यकीन भी करता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आमिर कियानी अद्वियात की कीमतों में इतना बड़ा स्कैम, मुझे समझ में नहीं आता। परवेज़ खटक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इतने सारे चार्जेस, कुछ नहीं हुआ। नदीम बाबर पेट्रोल बहरान, अरबों रुपए का डाका, कुछ नहीं हुआ। बहुत और सारे मामलात हैं। जहांगीर तरीन साहब, खुसरू बख्तियार के भाई, क्या आपकी अकाउंट्स की फलने फूलने में या बढ़ोतरी में इन सारे मामलात का कोई रोल है या नहीं? इस पर से पर्दा उठाएंगी हमारी शरीक मेहमान मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका शिरकत पर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सौराब सरकी साहब यहाँ स्टूडियोज़ में बनफ़ से नफीस मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में खैर मकदम है। और राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। राना साहब, खैर मकदम है आपका। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर, सबसे पहले सरकार का सब्र आजमाने के लिए मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा का रुख करेंगे और मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा के पास जाएंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, पूछना ये था कि आप खैरियत? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी ज़रा नवाजी है। मैडम, पूछना ये था कि वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबियों की दास्तान है, फिर वो बिजनेसेस की ग्रोथ पर भी इतरा रहे थे। मैडम, इन बिजनेसेस में वज़ीर आज़म का बिजनेस भी एक तो नहीं है कि जिसकी बढ़ोतरी से हमारे दिल बाग बाग हुए चले जाते हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म की आमदन में खातिर खा इजाफा भी हुआ है। हालांकि उन्होंने पहले मरतबा एक शिकवा भी किया था कि 2 लाख रुपए में उनका घर नहीं चलता। जब 2 लाख रुपए में घर नहीं चल रहा तो आमदन में इजाफा क्यों कर उनका हुआ? और कहीं इन सारे मामलात का खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, आमिर कियानी, नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार के भाई, परवेज़ खटक, इन सब से कुछ लेना देना तो नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन। आपने जितनी बातें की, पहली बात यह कि सारी वो प्रिजम्पटिव बातें हैं और लेना देना तो चलें उस पर हम बाद में बात करेंगे। जो आपने पहली बात की है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हमारे बिज़नेस के ऊपर और कंट्री बिज़नेस के लिहाज से जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर काफ़ी इतरा रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल इतराना बनता है उनका। और वो इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप पिछले जो हमारे 3 साल का मुआवजना, अभी तो आप इसे 30 साल से मुआवजना कर रहे हैं ना, चले मैं उस 30 साल से मुआवजना नहीं करती, लेकिन आप किसी भी चीज़ का मुआवजना पिछले जो गुजरी हुई हुकूमत के पहले 3 साल से करें तो आप कोई भी अगर चीज़ उठा लेंगे तो उसमें हमारा जो कारकर्दगी है वो हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से यकीनन उससे बहुत बेहतर है।
और आप जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप लोग जो है वो, क्योंकि सिर्फ अभी एक इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो इन्फ्लेशन तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इकोनॉमी में आपका जिस तरह से आपके जीडीपी रेट्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें आपकी एक्सपोर्ट भी आती है, आपकी इंपोर्ट की बात भी आती है, फिर आपने इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। आपने देखा है कि आपका एग्रीकल्चर कहाँ के ऊपर जा रहा है, फिर आपने ये देखना है कि आपकी रेवेन्यू जनरेशन कितनी ज़्यादा हुई है। क्या रेवेन्यू जनरेशन आप अगर उसके स्टेटस की उठाएं तो आप अगर ये देखें कि क्या रेवेन्यू जनरेशन उस वक्त के जो पिछले 3 साल पिछले दौरे हुकूमत के पहले 3 साल से अगर ये उससे बहुत बेहतर है तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब का इतराना यकीनन बनता है। दूसरी बात आपने कही है वज़ीर आज़म साहब की का उनका ज़ाती बिज़नेस या उनकी ज़ाती आमदन, उनके ज़ाती बिज़नेस के बारे में, और ये ख़ास तौर से आपने जो इतने सारे नाम लिए हैं, मतलब इनकी इससे क्या रेलेवेंस है और इसका उनसे क्या ताल्लुक़ है, मैं तो नहीं जानती। हो सकता है आप जानते हो, आप मुझे बता दीजिए। तो इस चैनल के तवस्सुत से हो सकता है मुझे भी पता चल जाए, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है। और जो मैडम मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि आपने मुझसे फरमाइश की है तो मुझे आपको बताते हुए निहायत खुशी हो रही है। मैं ये साबित करने के लिए हरगिज़ नहीं तुला कि इन सारी बातों का वज़ीर आज़म से लेना देना है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता करके आपको आपकी राय जाने बगैर अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँगा। इलाके में अच्छा, ईमानदार, 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार SHO आए और इलाके में जराइम की शरह बढ़ जाए, इलाके में जितने जुए के और इधर उधर के अड्डे हैं, जितने सारे गलत कार लोग हैं, उनके अकाउंट्स फलने फूलने लगे, तो मुझे कॉमन सेंस मेरा 2 और 2 4 वाली बात ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोलझाल है, या शायद इसमें आपका फरेबे या मेरा फरेबे नज़र इन्वॉल्व है कि मैं SHO की इन्वर्टेड कॉमाज में दयानतदारी को खातिर में नहीं ला रहा। थोड़ा सा खातिर जमा रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर इंपोर्ट भी हमारी खातिर खा जा रही है, एक्सपोर्ट के ऊपर हुकूमत इतरा रही है। पूछना ये था, ज़राई मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंपोर्ट हम कर रहे हैं, अब ये आपके अदवार की नाकामियां हैं जिसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ज़राई मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम गंदम भी मंगवा रहे हैं, और जो हमारी यहाँ की गंदम है वो हम अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने पे सर्फ कर रहे हैं। सर आपकी राय। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फ़रासत। आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं सूबाई कैबिनेट का हिस्सा था और शबाशी साहब मेरे चीफ मिनिस्टर थे। हम जवाबदेह थे हर इशू पर। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता था, मिसहैप हो जाते हैं, हमारे दौर में भी होते थे, आज भी होते हैं, और वो रुकते नहीं, वो कम हो जाते हैं। इंतज़ामिया या गवर्नमेंट की डायरेक्शन और सम्मत को लोग देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में DAP अगर 2500 रुपये की थी, मियां नवाज साहब के दौर में 500 रुपये की सब्सिडी थी, तो वो वाफर थी। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में ज़मींदार को मिलती थी, और यूरिया 1250 रुपये की थी। और आज आप देख 9,500 की हो गई है, मिली नहीं। और DAP की जब फसल गंदम काश्त होती है तो ज़रूरत पड़ती है, और जब फसल उगती है तो उसके बाद यूरिया डालते हैं। जब यूरिया की बोरी की ज़रूरत आई है तो यूरिया मार्केट से गायब हो गई है। और कल मैंने सुना है कि एक्शन लिया गया है और कहा गया है कि जनाब और मंगवा लें, इंपोर्ट कर लें यूरिया। भाई यूरिया की ज़रूरत तो आज थी, दिसंबर में ज़रूरत थी, फरवरी के पहले हफ्ते में थी, तो जनवरी के पहले हफ्ते में थी, तो उसको फरवरी या मार्च में मंगवाने का क्या ज़रूरत है? ये मैं समझता हूँ माफियाज की हुकूमत है, और इस हुकूमत का मुकम्मल फेलियर है हकीकत में 23 साल की कारकर्दगी में। हाँ, अगर कोई वर्कर PTI का होता, सूबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, तो को और बात थी। ये तो वो हमारा मेरी तरह का एक अनपढ़ आदमी को लेके बुजदार को जाके वज़ीर-ए-आला भर्ती कर दिया। अब उसको समझ नहीं आती कि मरी में जो मैं समझता हूँ मलका कौसार में जो अमवात की यलगार हो चुकी है, जो 23 के करीब लोग जो घर से अल्लाह ताला की
कि मौसम की खूबसूरती को एंजॉय करने गए और उनके घरों में डेड बॉडीज आ गई। और फवाद चौधरी जो कभी स्पोक पर्सन हुआ करते थे कावली के, कभी प्योर पार्टी के, आजकल सुना कि इनके स्पोक पर्सन वो फखरिया अंदाज में करे थे कि 1 लाख लोग गाड़ी जो है वो मरी में दाखिल हो गई है। तो जनाब देखे टूरिस्ट की आमद और कैसा मुल्क तरक्की कर रहा है। और वो नवीद इकबाल जो ASI अल्लाह को प्यारा हो गया, वो वीडियो पैगाम में क्या कह रहा है कि 18 घंटे से हम फंसे हुए हैं, हमारी को आवाज सुनने वाला नहीं, और अगर क्रेन आकर काम करेगी तो मेरे बच्चे और हम बच जाएंगे। और आप ये देखें कि 3 दिन से वहां पर क्या हो रहा है। और मरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और बादशाह सलामत इस्लामाबाद में रहते हैं और हेलीकॉप्टर पे आते हैं। वाह रियासत मदीना के तवक्कुफ कीजिएगा सर, मैं आपकी जानिब आता हूं। बादशाह सलामत आज देखिए जिनका आता भी करेंगे। आज देखिए कि मैं समझता हूं फरमाएं, ये सानिया नहीं होना चाहिए था। राना साहब प्लीज थोड़ा सा वेट फरमाएं। इसकी FIR वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर दर्ज होनी चाहिए। सर अभी कटवा देते हैं, अगर हमारे दौर में, कीजिए, अगर हमारे दौर में यही स्टूडियो में कटवाएंगे सर, वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी जानिब। प्राइम मिनिस्टर और सर ये मेरा अगला सवाल, थोड़ा सा वेट कीजिए राना अरशद साहब। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सर सबसे पहले तो खैर मकदम के बाद माजरत आपसे करता चलूँ इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए, लेकिन ये जो बयानात में आपके सामने पढ़ रहा था, पेश कर रहा था, ये सुनकर के आपको यकीनन मेरी दिमागी सेहत पर शुबा सा हुआ होगा कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानी है। मुनाफे लिस्टेड बिजनेसेस के मुनाफे में इजाफा जाहिर करता है कि हमारी मईशत फल फूल रही है। सर वज़ीर आज़म साहब किन ममालिक के बारे में हुस्न ज़न में मुब्तला है जिनकी मईशत फल फूल रही है? जिस मुल्क में मैं और आप ज़िंदा रहने की अदाकारी कर रहे हैं वहाँ बेरोज़गारी का सैल रवां है। महंगाई की जब बात की जाती है तो उसे ग्लोबल फिनोमेना देख करके कह करके और हंसी में उड़ा दिया जाता है, और साथ ही साथ पिछलों पर तबर्रा करके ये बताया जाता है कि चूँकि पिछला वाला चोर और उससे पिछला वाला डाकू था और हम हाजी हैं, इसलिए आप हमारे एहतसाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए नूर भाई, बात यह है कि आप ख़ुद देख रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर ये पिछलों पे जो बात डालते हैं, थोड़ा मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। पिछले तो इन्होंने कहा था कि ख़राब हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये मुल्क नहीं चला पा रहे थे, मुल्क को तबाह किया। अब ये सारी चीज़ें देखकर जैसे भी मतलब ये अब हुकूमत में आए, अब ये कहें कि वो पिछलों पे सारी चीज़ डालें, तो ये तो लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम पिछलों से अगर आप और सिर्फ यही हमें ये टॉफ़ी देते रहेंगे इसलिए तो वोट नहीं दिया था। तो उससे आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी जिस तरह आप ये कह रहे हैं, आम तौर पर मैं तो बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं सीधा साधा सियासतदान हूँ, ठीक है। एक अपनी पुराना एक हमारा सियासी घराना है, लेकिन आपको भी पता है कि मैं तो बिल्कुल सीधा साधा और आम लोगों से मिलने वाला आदमी हूँ। मैं चलो मेंबर रहा हूँ जितनी मरतबा, लेकिन बहुत सारे आम गरीब लोगों से रोज़ मेरा मिलना है, आपका भी है। जो मुल्क का इस वक्त हशर हुआ है, आप यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, बहुत बुरा हशर है। लोगों को जो है वो ये सूरत हाल हो रही है कि लोग तौबा मुझे कहना नहीं चाहे, वो कह रहे हैं कि खुदा करे कि किसी न किसी तरीके से हमें मौत आ जाए ताकि इस अजाब से हमारी जान छूटे। तो अब इस ऐसी सूरत हाल में भी ये कहें अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं और बिज़नेस, बिल्कुल मैं ये भी समझ रहा हूँ कि कोविड की वजह से और पूरी दुनिया में कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो वो जो भी फ़ायदा हुआ है, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है नूर भाई, वो जितना भी इंडस्ट्रियल्स को हुआ है, गरीब आदमी को नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत जो इंडिकेटर्स जो भी ये बता रही हैं मेरी बहन, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमने ये मुल्क बनाया है और एक मुल्क खुदा दाद माँ का किरदार जो एक हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रही है। अब उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक सिर्फ तकरीर करने से, बात करने से बात नहीं बनती। एक अच्छा मौलवी साहब अगर है, जिसने आप जिस तरह आपने मिसाल दे दी SHO की, अगर उसके नाक के नीचे वो काम हो रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? हम तब्दीली, कौन सी तब्दीली, किस तब्दीली को हमने वोट दिया? किस तब्दीली को वोट दिया, ये जानने के लिए जाएंगे मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा के पास। मैडम प्लीज़ आपसे मुल्तजी हूँ, मुल्तमिस हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सवाल पे फोकस कीजिएगा। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि मुझे बिल्कुल अपनी कंटेंट लाइन को पकड़ करके चलना है।
मेरे सवाल पे फोकस रहते हुए आप मुझे जवाब इनायत करें तो शुक्रगुजार हूँगा, बजाय इसके कि हम इधर उधर की ड्रैग करें। मैडम, मैं उसी ईमानदार SHO की कहानी आगे बढ़ाना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, जिसके रहते इलाके में जराइम की शरह बढ़ जाती है लेकिन SHO के किरदार पर उर्फ नहीं आता। एक ऐसा आदमी जिसने बिल गेट्स को लूट लिया, एक ऐसा प्रोफेशनल जय्यद डाकू, अबराज ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ नकवी, उसकी इमरान खान से दोस्ती के बारे में मुकम्मल खदशात मौजूद थे पहले से, लेकिन अब अली जैदी के एक मारूफ करंट अफेयर एंकर के एक प्रोमिनेंट टेलीविजन चैनल स्लॉट पे बैठ के ये एतराफ कर लेने के बाद कि आरिफ नकवी से हमें 21 लाख डॉलर्स, 21 लाख रुपए नहीं, 21 लाख डॉलर्स का डोनेशन मिला। मैडम, एक डाकू 21 लाख डॉलर का डोनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों देगा, और उस डोनेशन के मिलने के बाद भी मेरे हैंडसम सादिक और अमीन क्यों कर हैं? यह है मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का मैं बिल्कुल सबसे पहले डायरेक्ट जवाब देती हूं, और इसके अलावा आप जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ सवाल पे फोकस करें, तो फिर आप बाकी मेहमानों को ये कहा करें कि जो एलिगेशंस लगाएं उसका जवाब आप बाद में इनायत कीजिए, मैं सुनूंगा, क्योंकि वो फिर सवालों के जवाबात, जी बिल्कुल, क्योंकि सवालात के जवाबात फिर रह जाते हैं और लगता है ऐसे कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं जो कि सच नहीं है, और वो खाली इल्ज़ामात होते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले एक हफ़्ते से मुसलसल ये TV के ऊपर तमाम चीज़ें चल रही हैं और लोग भी उसको देख रहे हैं, और कल और परसों और पिछले 2-3 दिन के अंदर आपने सारी चीज़ें शायद मीडिया के ऊपर आपने ऑब्ज़र्व भी की हैं कि एक तो पहली बात ये है कि जिन चीज़ों को ये बेस बनाकर और ये इतना तूफ़ान खड़ा किया गया है, जिस रिपोर्ट के ऊपर ये आप बात कर रहे हैं, पहली बात है कि इस रिपोर्ट की क्या हैसियत थी। और मैं किसी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अली जैदी के एतराफ़ जुर्म की बात कर रहा हूं। कि आप, अच्छा हाँ, मैं उससे अगली बात कर रही हूँ। नहीं, अली जैदी ने किसी किस्म का कोई मेरे इल्म में ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। मैडम, आपका टीवी खराब होगा या आप मसरूफ होंगी, आप इस बात को चैलेंज मत कीजिएगा काइंडली। अली जैदी ने मुल्क के एक मारूफ करंट अफेयर एंकर के प्रोग्राम में बैठ के ये बात करने दें, आप मुझको ये बात करने दें। पहली बात तो ये है कि आप अगर ये मेरे बारे में कोई बात करते हैं और आप ही कहें कि नूरुल आरफीन ने इतराफ़ पे जुर्म नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जो अली जैदी साहब कोट कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग, हमने बात करनी है ना, आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। आप मेरे से वो सवाल पूछें कि फॉरेन फंडिंग क्यों की जाती है और फॉरेन फंडिंग किस लिए की जाती है। नहीं मैडम, मैं काइंडली, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, ये एक लर्निंग सेंटर नहीं है, काइंडली थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगा। मैडम पहले आप सुनिए, नहीं मैडम प्लीज, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले आप मुझे सुन लीजिए। मैडम, ये लर्निंग सेंटर नहीं है, इसमें हमारा 35 मिनट का कॉन्टेंट होता है। अगर आप मुझे मैडम अगर आप मेरे सवाल को सुनेंगी तो मैं वजाहत कर सकूंगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। सुन लिया आपका सवाल, मैंने आपका नहीं, आपने मेरा सवाल सुना है, लेकिन अब आप मुझे टेक्निकलिटीज में मत उलझाइए काइंडली। मेरे शो का फॉर्मेट मुझे अलाउ नहीं करता। पिछले 3 मरतबा भी यही सब हुआ था। मैंने आपसे पहले शो में रिक्वेस्ट की है, आपको तमाम बातों का रिस्पॉन्ड करने का मैं मौका दूंगा, लेकिन आप मुझे ये मत बताइए कि फॉरेन फंडिंग क्यों होती है, उसमें पहला मरहला क्या होता है। काइंडली, मैंने स्ट्रेट सवाल जो पूछा है आप मुझे उसका जवाब इनायत करें। 35 मिनट आप बोलें, 35 मिनट आप बोल लें, मैं फिर आपको पहले सुन लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर 3 मिनट आपने मेरा जवाब सुनना होगा तो फिर आप सुन लें। मैं 3 मिनट के लिए खामोश होता हूँ मैडम, लेकिन स्ट्रेट आंसर प्लीज। नहीं, आप 3 मिनट के लिए आप पहले 35 मिनट बोल लें, क्योंकि आप ये गलत फॉर्मेट है ना कि आप सवाल के जवाब। मैडम, मेरे शो का फॉर्मेट मैं डिजाइन करता हूं, काइंडली आप उसको तो चैलेंज ना करें ना, ये मेरा डिस्क्रेशन है प्लीज। मैं आपकी खुशनुदी के लिए शो का फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकता। आप काइंडली समझने की कोशिश कीजिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। आप 35 मिनट बोले, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप मुझे बात करने ही नहीं दे रहे हैं, आपसे अक्सर लोगों को ये कंप्लेंट है कि एंकर जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो मेहमान। मैडम, मुझसे सरकार को हमेशा कंप्लेन होती है, मुझसे नून लीग वाले भी तंग थे जब वो सरकार में थे, मुझसे पीपल्स पार्टी वाले भी खुश नहीं है, और मुझे पीटीआई की भी परवाह नहीं है। काइंडली आप मेरी FIR मत काटिए। यहाँ थोड़ा सा वक्त हुआ प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने का, नाज़रीन छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।